नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेम 3 का पेपर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, गिव मेसन थ्योरी ऑन इट। ठीक है, तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर इंटरेक्शन को ही बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। इनसाइड ए न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर एग्जिस्ट। तो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, उन्हें न्यूक्लियंस बोलते हैं। प्रोटॉन आर चार्ज पार्टिकल्स, सो देयर एग्जिस्ट an electrostatic repulsion which is very much stronger than that of gravitational force. So for the existence of a nucleus there must be some third type of interaction which is much stronger than both two. This force is called nuclear forces. मतलब कि एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये एटॉम हो गया। एटॉम में अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बहुत सारे प्रोटॉन। ठीक है, और प्रोटॉन तो चार्ज पार्टिकल्स है, और चार्ज पार्टिकल दोनों सेम चार्ज का है, तो दोनों को क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए। दो से ज्यादा इसमें प्रोटॉन है तो और ज्यादा रिपल्शन आना चाहिए। तो मतलब ये न्यूक्लियस तो ब्रेक हो जाना चाहिए तब तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक और कोई ना कोई जरूर फोर्स है जो कि इन दोनों को बांध के रखा है। ठीक है, या सबको एक साथ बांध के रखा है। तो उसी फोर्स जो थर्ड फोर्स है वो काफी इन दोनों से मतलब स्ट्रांग है, या दोनों करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, उन दोनों से भी स्ट्रांग फोर्स है थर्ड फोर्स, और जो थर्ड फोर्स है उसी को बोल रहे हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज करने का अर्थ है कि मतलब वो जब नजदीक होगा तभी ये काम करेगा। अगर हम यहाँ पे एक प्रोटॉन के यहाँ रखते हैं, यहाँ रख दें तो ये काम नहीं करेगा। शॉर्ट रेंज है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इट हैज ए लार्ज वेरिएशन, उसमें काफी वेरिएशन भी है। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ग्राफ देख ही लेते हैं। जैसे कि ठीक है, देखिए ये ग्राफ आपको इसमें शो करना है। ये ग्राफ आपको ये नीचे डिस्टेंस बता रहा है, रेंज क्या बता रहा है? रेंज कि मतलब कितना नजदीक रखने से क्या होगा। अगर आप दो प्रोटॉन को सामने लाइएगा, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें रिपल्शन आएगा, और थोड़ा दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा दूर ले जाएंगे तो उनके बीच का जो फोर्स लगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल होगा। तो रेंज क्या है? कहाँ से कहाँ तक अट्रैक्शन होगा, कहाँ से कहाँ तक रिपल्शन होगा। तो हम इस ग्राफ से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है तो आपको पहले ऐसे बनाना है। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट है अच्छा ये पहले जीरो लिए तो ऊपर का पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। ऊपर जो पॉजिटिव वैल्यू अट्रैक्शन को बता रहा है, और नीचे जो बता रहा है, ठीक है, ये बता रहा है आपको रिपल्शन को। ठीक है, हाँ रिपल्शन को बता रहा है। अच्छा, तो ये है 0.8। 0.8 से पहले क्या होगा? अगर पार्टिकल्स को 0.8, ये है फेम्टोमीटर। ठीक है, एक फेम्टोमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, मतलब काफी छोटा हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से कम रखते हैं, अगर मान लेते हैं उसका डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 फेम्टोमीटर से कम है, तो उन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा। अगर आप उसका डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से 2 फेम्टोमीटर रखते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, अब अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 0.8 से 2 फेम्टोमीटर तक ये अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ा दिए हम, 2 फेम्टोमीटर से ज्यादा कर दिए हैं, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो घट जाएगा। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली घटेगा, काफी कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे बनाना भी है। जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी होता है। मतलब कि इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन में चार्ज होता नहीं है। एज द न्यूट्रॉन हैज नो चार्जेस। ठीक है, न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं होता। ऑल्दो द वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पोटेंशियल एज इट इज गॉसियन, एक्सपोनेंशियल, युकावा और हार्डकोर। ठीक है, तो उसका उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, so to understand the property of nuclear force we use the principle of wave mechanism। तो न्यूक्लियर फोर्स समझने के लिए हम लोग वेव मैकेनिज्म का यूज करते हैं, और न्यूक्लियर प्रॉब्लम एंड देन कंपेयर विथ एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो उसके बाद फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्या मैच कराते हैं। ठीक है, एंड देन ऑब्टेन ए कांस्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू न्यूक्लियस। तो देयर आर टू मेथड, तो दो मेथड है। ठीक है, एनपी स्कैटरिंग एंड पीपी स्कैटरिंग, और दूसरा है स्टडी ऑफ ड्यूट्रॉन और प्रॉब्लम आर डील इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मेसन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स डेवलप्ड इन एनालॉजी ऑफ कूलम्ब्स फोर्स व्हिच arises from interaction of the charged particles lead to conclusion that the electrical force is exerted by the transfer of
फोटॉन्स, रेस्ट मास 0। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स जो होता है उसमें जो फोर्स का जो मेन कारण होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ फोटोन। तो फोटोन के ट्रांसफर के कारण ही उसमें फोर्स डेवलप होता है। तो जो मेसन थ्योरी है तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है, इसलिए वर्ड एनालॉजी यूज हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रोसीडिंग विद द सेम थॉट इन 1935 द जापानीज फिजिसिस्ट हिदाकी युकावा postulated that each nucleus is surrounded by an appropriate field of rest mass different from zero। एक साइंटिस्ट थे 1935 में, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जितना भी न्यूक्लियस हैं, ठीक है, उनके आसपास एक फील्ड होता है, ठीक है, और जिन्होंने उसे द फील्ड सो कॉल्ड मेसोन फील्ड, उस फील्ड को उन्होंने मेसोन फील्ड बोला, ठीक है। चलो उस फील्ड में कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं। द फील्ड करस्पॉन्ड विथ ए पार्टिकल्स विच इज कंटिन्यूसली इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग कॉल्ड मेसोन। तो उसमें कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका मास 0 तो नहीं होगा, मतलब 0 छोड़ के कुछ होता है, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली इमिट हो रहे हैं और एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसी के रिजल्टेंट कारण ही न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत वीडियो में आपको ये बैडमिंटन का एग्जांपल देख समझाया जाएगा, ठीक है, कि एक न्यूट्रॉन है, इधर मान लेते हैं प्रोटॉन है, तो वहाँ लड़का कुछ लड़की है, ठीक है, उन लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो वहाँ पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। कॉर्ड क्या है, वो पार्टिकल को एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ भी जो एक्सचेंज हो रहा है वो है पायन्स, ठीक है। तो या उसको मेसोन्स बोल सकते हैं। The attractive property of two nucleons is the exchange of the mesonic particles। जो attractive property है, मतलब जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो इज द एक्सचेंज ऑफ द मेसोनिक पार्टिकल, वो हो रहा है मेसोनिक पार्टिकल्स के कारण हो रहा है, ठीक है, जो एक्सचेंज उसके कारण। द मेसोनिक पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट चार्जेस, जो मेसोनिक पार्टिकल्स वो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, एंड डिफरेंट रेस्ट मासेस, उनका मास भी अलग अलग होता है, ठीक है, हैव बीन डिस्कस, अभी तक जो खोजा गया है उसके अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है। The proof of Yukawa's theory and its mesonic particles was lead in cosmic radiation। तो जो युकावा थ्योरी के बाद, युकावा थ्योरी और मेसोनिक पार्टिकल डिस्कवरी के बाद कॉस्मिक रेडिएशन का भी, ठीक है, डिस्कवरी हुआ, उसके फील्ड में काफ़ी मदद मिला उन्हें खोजने में, ठीक है। द मेसन कंटेन इन प्रोटॉन आर, जो प्रोटॉन मेसन होता है, मतलब प्रोटॉन जो मेसन इमिट करता है उसका नाम है पाई मेसन, शॉर्ट फॉर्म में इसको पाइन्स बोलते हैं, ठीक है। हैविंग 3 टाइप, वो 3 टाइप का होता है, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई 0, ठीक है। हैज मासेस ऑफ अबाउट 270 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसका जो मास है वो 270 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का 270 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इंटरेक्ट फास्टली, और काफ़ी तेजी से इंटरेक्ट होता है विद मैटर। इट हैज अदर प्रॉपर्टी, इसमें और कई सारे गुण भी हैं, लाइक स्पिन etc, विच क्वालिफाई इट टू बी द फील्ड पार्टिकल फॉर न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है, जो ये प्रूव करता है कि न्यूक्लियस फोर्स का फील्ड पार्टिकल है। होता क्या है, मान लेते हैं ये प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, तो ये न्यूट्रॉन कब बनेगा, जब अपना प्लस चार्ज खो दे। तो मान लेते हैं ये इमिट किया, ठीक है, पाई प्लस, ठीक है, ये पार्टिकल से एक तरह का, तो ये इमिट कर दिया, तो ये अब ये अपना पावर खो दिया, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये बन गया न्यूट्रॉन बन गया। और यही जो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, जिसको मेसन बोल रहे हैं या पायन्स बोल रहे हैं, ये जाके अब इंटरेक्ट करेगा किसी दूसरे न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है, मान लेते दूसरे न्यूट्रॉन के साथ अट्रैक्ट किया, अब न्यूट्रॉन अटैक किया तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो ये बन गया वापस से प्रोटॉन। तो यही प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, इसी कारण न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। अब हम लोग एस्टिमेशन ऑफ मास ऑफ मेसन यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग मेसन का मास निकालेंगे। इफ ए न्यूक्लियंस इमिट ए पाई मेसन, ठीक है, मान लेते हैं कोई न्यूक्लियंस या प्रोटॉन है, वो क्या जनरेट इमिट कर रहा है, न्यूट्रॉन है, पाई मेसन को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो पाई मेसन जनरेट कर रहा है तो पहले तो प्रोटॉन कुछ मास होगा, ठीक है, और ये इससे कुछ निकला है, तो मान लेते हैं, तो उसका मास एम पाई मान लेते हैं, तो मास से निकला तो इसका मास घटना चाहिए, प्रोटॉन मास क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए, ठीक है। और इधर न्यूट्रॉन को ये मिला है, ठीक है, इसका मास m हो कुछ होगा, तो इसका m प्लस पाई होना चाहिए। तो लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं कि मास में कोई डिफरेंस आता नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर हमको मिलता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक, तो वही यहाँ चीज लिखे हम लोग। तो मास m, p से m मास निकला, ठीक है, तो कुछ एनर्जी लूज किया होगा वो, तो एनर्जी जो होगा E बराबर mc स्क्वायर यूज करते हैं, तो E बराबर m पाई c स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ ए प्रोटॉन इमिट ए पाई मेसन, प्रोटॉन से पाई मेसन निकला, ठीक है, देन द प्रोटॉन मास मस्ट डिक्रीज, प्रोटॉन मास घटना चाहिए था, बट इन ऑल एक्सपेरिमेंट
द मास ऑफ प्रोटॉन इज फाउंड टू बी कांस्टेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंट देखते हैं उसका मास कांस्टेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, एंड ऑलवेज इक्वल टू सम वैल्यू। दिस इज वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन का वायलेशन है। कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। If the meson is observed in very short time del t such that del E into del t बराबर h कट होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहा है और ये बहुत छोटे टाइम में हो रहा है, ठीक है, डेल टी टाइम में हो रहा है, तो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे, डेल ई इंटू डेल टी बराबर h कट हो गया, ठीक है। देयरफॉर इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स विद रेस्ट मासेस एनर्जी m pi c स्क्वायर बराबर डेली हो जाएगा, इज कांस्टेंट विथ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड देयरफॉर कंसिस्टेंट विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आप प्रिसाइजली डेल टी को मेजर करने जाइएगा तो डेल ई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और डेल ई को प्रिसाइजली चेंज करने जाइएगा तो डेल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, यही तो बोलता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इफ द पार्टिकल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूक्लियॉन्स टू अदर विथ टाइम डेल टी गिवन बाय, ठीक है, मान लेते हैं वो डेल टी में हुआ तो डेल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाई, ठीक है, इसी से हम 3 में निकालें तो ये नीचे आ गया एच बाई डेल ई। अच्छा, ई का वैल्यू एम सी स्क्वायर होते हैं, पुट कर दिए, और इसको मान लेते हैं इसका वैल्यू हम सब रख दें तो हमको आंसर जो मिलेगा वो लगभग मिलेगा 10⁻²² 22 सेकेंड के, ठीक है, ऐसी ऑर्डर में मिलेगा। So this time is at the order of 10⁻22 second, which is 100 times small to reverse into detection of any difference in the masses of proton or neutron in any experiment। तो इस टाइम को देख के आप क्या समझेंगे, तो टाइम देखना काफी छोटा है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है वो इतना फास्ट हो रहा है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसमें डिटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं मास इधर गया होगा, ठीक है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना, न्यूट्रॉन से फिर प्रोटॉन बन गया, तो इतना तेजी से होता है कि हमें उसमें कोई एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंज नजर ही नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि टाइम जो डेल टी निकला काफी छोटा निकला इसलिए, ठीक है। इफ वी एज्यूम दैट द मेसोन ट्रेवल विथ स्पीड सी, मान लेते हैं कि जो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जा रहा है, ठीक है, पाई मेसन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और ये सी स्पीड से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, सी स्पीड से हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से हो रहा है, ठीक है। देन द रेंज ऑफ पाई मेसोन फ्रॉम इज गिवन बाय, तो उसका रेंज ऑफ जो फोर्स होगा उसका निकाल सकते हैं। तो रेंज क्या क्या है, मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, यही प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ कितना ट्रेवल किया होगा, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको ct बोले। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड गया और टाइम डेल टी बोले हैं, और डेल टी का वैल्यू हम h बाई एम पाई सी स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दें, सी कट जाएगा तो इससे मिला रेंज मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आप अगर हम लोग मासेस और पाइन से पुट कर दें तो हमको एक नया रेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो युकावा assumed that the range of the nucleus force and the filled particles would be about 2 × 10⁻⁻70 मीटर। तो उन्हें जो रेंज एज्यूम किया था वो लगभग इतना था, ठीक है, और मास जो उन्होंने एज्यूम किया था वो लगभग इलेक्ट्रॉन का मास का 2 गुना था, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है क्योंकि हम उसका अलग अलग डाटा यूज करें, तो लगभग 200 या कोई किताब में 240 भी लिखता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Now the attraction between the two nucleons could arise from the transfer of a pi plus, pi minus और pi zero mesons from one nucleus to another। तो जो अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है वो ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा है, पाइन्स के कारण हो रहा है, ठीक है। हाँ, कॉपी में ये चीज़ आपका होना चाहिए, यही देखे मास्टर आपको ये सब जो थ्योरी है वो कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन देख के आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो इसको तो समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाँ, कोई जैसे कि ये क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का पावर क्या होता है 0, ठीक है। इससे कुछ निकला, नेगेटिव चार्ज निकला, ठीक है, किसी एटॉम से नेगेटिव निकलता था क्या बन जाता हो, तो पॉजिटिव आयन बन जाता था, तो एक तो मतलब क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं था, जीरो था, जीरो से नेगेटिव निकालिए तो बाकी क्या बचे, पॉजिटिव चार्ज बचा, इसलिए प्रोटॉन बचा। अब जो ये नेगेटिव पाइन्स है वो जाके किसी और प्रोटॉन से अटैक करेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव में नेगेटिव मिला मतलब क्या बन गया, जीरो बनाएगा, मतलब क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन बनाएगा। समझने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं ये जो प्रोटॉन है नेगेटिव नहीं, इस बार पॉजिटिव आयंस निकल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस निकल रहा है इससे, ठीक है। अच्छा, ये क्या था पॉजिटिव था, इससे प्लस निकाल दिए, ठीक है, प्लस चार्ज होता प्लस निकाल दिए क्या बचेगा, जीरो चार्ज बचेगा, तो न्यूट्रॉन बन गया, ठीक है।
अच्छा, और ये पाइons, ठीक है, जब किसी न्यूट्रॉन से अट्रैक्ट हुआ तो उसके साथ इसके बाद जीरो चार्ज था, इसको चार्ज मिल गया, अब तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया। आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये पॉजिटिव निकले। अच्छा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, तो इस न्यूट्रॉन से क्या निकला है, पाई जीरो निकला है, ठीक है, मतलब चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है, तो जीरो निकला तो बनेगा क्या, तो वही बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। और इसके साथ हम प्रोटॉन के साथ भी दिखा सकते हैं, प्रोटॉन था, ठीक है, इससे पाइons निकला, तो उसका चार्ज जीरो था, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो आप सेम चीज यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे ठीक, फिर वही किसी और न्यूट्रॉन से अटैक किया, फिर से वही न्यूट्रॉन बना दिया। चलिए, अब अगर आप इतना लिख देते हैं, ठीक है, तो आपका पेज 3-4 पेज अभी तक भर गया होगा, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद जो एक्सप्रेशन है ये हो सके आपको थोड़ा हार्ड लगे, ठीक है, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बना देते हैं तो भी आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ तक आप अगर बना दिए होंगे तो आपका पेज 3-4 पेज हो गया होगा, ठीक है। मे भी आपका कॉपी में, एग्जाम कॉपी में हम तो ज़्यादा ही लिखे हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं तो 14 में 14 मिलेगा ही, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी। आगे है, टू ऑब्टेन द पाइon वेव फंक्शन द टोटल एनर्जी ई ऑफ पाइons भी, ई बराबर होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम पाई स्क्वायर सी टू द पावर 4। अच्छा, ये काफ़ी लंबा है, आप अगर चाहे तो लीजिए, मैं इसको डील नहीं करूँगा, ठीक है, आप इसको बस देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत हो तो लिखिए, ठीक है, हो सके सबको समझ में ना आए, मैं इसकी जगह कुछ और ऐड कर दे रहा हूँ, आप बस इसको देख लीजिए, इसकी जगह हम कुछ और डालूंगा, ठीक है। यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, बाकी ये सब सारा उतार दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, इसके जगह हम यूज करेंगे एस्टिमेशन ऑफ मास ऑफ मेसोन, ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं, आप उसको वहाँ डाल दीजिएगा और लास्ट में इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। इसकी जगह आप ये लिखिएगा, हम लोग आप इसकी जगह लिखिएगा एस्टिमेशन ऑफ मास ऑफ मेसोन, ठीक है, हम लोग मास निकालेंगे इसका। तो पहले मान लेते हैं कि ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो यहाँ पाई प्लस आना चाहिए, ठीक है। रेंज हम मान लेते हैं इनके बीच है 1.7 फेम्टोमीटर, ठीक है, फेम्टोमीटर मान लिए। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, इसका वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो सी के बराबर है, ठीक है, इसका सी स्पीड से जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस माने है आर, स्पीड क्या है सी, ठीक है, तो टाइम हम यहाँ से निकाल लिए। और इससे पहले हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या जाने कि डेल ई डॉट डेल टी, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, एच कट के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और डेल ई बराबर क्या होता है, ये होता है एम पाई सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर सिंपल, ठीक है। तो डेल ई की जगह आप ये पुट कर दीजिए, ठीक है, ये लिखेंगे एम पाई सी स्क्वायर, ठीक है, और डेल टी का वैल्यू कितना है, अच्छा डेल टी या टी का वैल्यू कितना, आर बाई सी, तो इसको लिख सकते हैं आर बाई सी, ठीक है, ये अप्रोक्स कितना होगा, एच कट के बराबर, ठीक है, तो सी से सी कट गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ जो एम पाई का वैल्यू क्या हुआ, एम पाई का वैल्यू कितना बचा, एच कट बाय सी इंटू आर नीचे बचा, ठीक है। अच्छा, एम पाई क्या है, मास ऑफ पाइons है, ठीक है। अच्छा, एच कट का वैल्यू कितना होता है, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है, इतना होता है। और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, ये 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और इंटू रेंज हम कितना माने थे, तो 1.7 फेम्टोमीटर, इसको कन्वर्ट करते हैं 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकलेगा, ये निकलेगा आपको अप्रोक्स 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 kg की, ठीक है। तो ये क्या निकला मेरा, मास ऑफ पाइons, लगभग इतना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, मास ऑफ पाइon बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है 9 इंटू या 9.1 में जितना लगा
9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो जो हमको आंसर मिलेगा वो मिलेगा लगभग 220, ये रेशियो आएगा लगभग 220। ठीक है, तो m पाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे था, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमको क्या डाटा क्या मिला, तो मास ऑफ आयंस जो होता है लगभग वो 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अब यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है इतना लंबा चौड़ा लिखना, क्योंकि ये क्या है, थ्योरी है, थ्योरी में कोई फिक्स चीज़ों को थोड़ी प्रूफ करना है, तो आपको पेज भरना है तो आप ये आसानी से भर सकते हैं, ये आपको समझ में भी आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लास्ट में ये लिख सकते हैं, लास्ट में, ठीक है, मेसोनिक थ्योरी एक्सप्लेन दैट द न्यूक्लियस पार्टिकल्स डज नॉट चेंज विथ चार्ज एट एनी एनर्जी लेवल। इट ऑल्सो एक्सप्लेन दैट मोर देन one meson is transferred from one nucleus to another simultaneously at low and medium energy, and the exchange of particles या mesons is very small, but this nearly have some demerits। अच्छा, इसमें demerits के बारे में थोड़ा पॉइंट जोड़ दीजिएगा। It failed to explain the exchange nature of nuclear force। तो exchange nature को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स का exchange nature को नहीं करता है। ठीक है, it simple form it cannot explain the spin dependence or presence of non central forces। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपका पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।